हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बात किया था कि फिज़िक्स जो है हमारे उससे रिलेटेड हमने कुछ टेक्नोलॉजी बनाई है और वो टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी को अपग्रेड करता है। तो ये कुछ बातें हमने की थी लास्ट क्लास में, फिजिक्स रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि किस किस टेक्नोलॉजी से हमारा फिजिक्स का कौन कौन सा रोल डील करता है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, स्टीम इंजन। जैसा कि मैंने बताया था कि 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसने लाया था? स्टीम इंजन ने लाया था। इसके पीछे हमारा कौन सा प्रिंसिपल था? हाँ एग्जैक्टली, अगर याद हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर की बात किए थे मैंने कि जहां पे क्या कहते हैं, जो हमारा एक सोर्स ऑफ एनर्जी आज के टाइम में है और उसके पीछे कौन है प्रिंसिपल? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। रेडियो एंड टेलीविजन जो है हमारे, वो क्या है? वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से प्रोपागेट किया जाता है, फिर उसको जनरेट किया जाता है, फिर उसको रिसीव किया जाता है। मतलब जनरेट किया जाता है, फिर प्रोपागेट किया जाता है, फिर रिसीव किया गया जाता है। इन तीनों की वजह से हमारा क्या होता है? टेलीविजन, रेडियो, इन सब चीजों का प्रसारण होता है। ठीक है, कंप्यूटर हमारी डिजिटल लॉजिक के प्रिंसिपल पे काम करती है। लेजर एक फिनोमेना है, देखोगे लेजर लाइट, बेसिकली उसमें क्या होता है? लाइट को हम एम्पलीफाई करते हैं, तो वो हमारा एक प्रिंसिपल है लाइट के एम्पलीफिकेशन का, उसके बेस पे हमने लेजर बनाया है। हमारा एक है प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किस प्रिंसिपल का यूज करते हैं? सुपर कंडक्टिविटी का। ये सारे प्रिंसिपल है, इनको भी हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन करके। लेकिन आप पहले जान तो लें कि फिजिक्स में काम किसके लिए जा रहा है। जो हमारे डेली लाइफ में है उसमें कुछ काम आया है फिजिक्स या नहीं आया, कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं? नहीं भाई, कोई वजह तो होनी चाहिए पढ़ने की, हम बिन फालतू में कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली बात वही बता दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ काम आया, फिर उन सब चीजों को पढ़ देंगे। कौन से प्रिंसिपल है वो यहाँ काम में आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, तो मैं एक लास्ट फिर से बता देता हूँ कि रॉकेट प्रोपल्शन, ये रॉकेट उड़ती है हमारी, भाई इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल लग रहा है हमारे फिजिक्स का? तो हम बोलेंगे भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इसमें लग रहा है। ठीक है भाई, फिर इलेक्ट्रिकल जनरेटर, हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल जनरेट होता है। भाई ये फिजिक्स का कोई लॉ है जो इसमें काम कर रहा है? बोला हाँ भाई, फिजिक्स का लॉ इसमें भी काम कर रहा है। और वो क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिजिक्स का ये सब क्या है, ये सारे प्रिंसिपल क्या है वो तुम पढ़ लोगे। लेकिन भाई ये चीज तो जान रहे हो, जो हमारी टेक्नोलॉजी उनको तो तुम जानते हो, उनसे वो तुम्हारे डेली लाइफ में है, उनको हम यूज कर रहे हैं किस प्रिंसिपल का यूज करके, वो यहां देख लो, पढ़ लो, तब तुम्हें फिजिक्स पढ़ने में मजा भी आया यार, नहीं तो फिजिक्स हम पढ़े क्यों? ओके, तो अब क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी की मदद से हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ये तो देखते ही हो। इसके पीछे प्रिंसिपल लगता है क्या फिजिक्स का कोई? तो बोला देखा, कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें पता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल यहां लग जाता है। ठीक है, एरोप्लेन जो राइट ब्रदर्स ने बनाया था, उसने किस प्रिंसिपल का यूज किया था? बर्नौलिस प्रिंसिपल का यूज किया था। ठीक है, फिर पार्टिकल एक्सीलरेटर, मान लो कि पार्टिकल एक्सीलरेटर के बारे में तुम लोग नहीं जानते होगे, चलो मैं इसको बताता भी नहीं हूँ, बाद में हम पढ़ लेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो जरूरत पड़ेगी, मैं पढ़ाऊंगा जरूर इसको। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, सोनार के बारे में सुना होगा तुमने, अरे वो नहीं जो सोने बनाता है, वो नहीं, 9 में नहीं पढ़ा था? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, हाँ वही वाला। तो उसमें क्या होता है कि जब शिप वगैरह ट्रैवल करती है हमारी, किसमें? वाटर सरफेस पे, तो वो क्या करती है? वो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नीचे भेजती है, वो टकरा के वापस आती है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है वो सोनार होता है। इसके ये जानते हो, इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है भाई? तो देख के जरा बताना। रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होते हैं उनका रिफ्लेक्शन काम करता है। माइक्रोवेव और अल्ट्रासोनिक वेव दोनों यूज कर लेते, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब क्या बात है कि ऑप्टिकल फाइबर्स का तुम लोग नाम सुने हो या नहीं सुना? खैर मैं तुम्हें इस टाइप से बताता हूँ कि आजकल तुम्हें पता होगा कि वाईफाई प्लान में आ रहा है, बोल रहा है क्या कि हमारा फाइबर प्लान ले लो, या जियो फाइबर सुना होगा तुमने? जियो फाइबर आजकल बहुत ज्यादा वाइडली ऑपरेट हो रहा है। तो जियो फाइबर के में जो ये फाइबर है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसकी स्पीड तुम्हें पता है बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें लाइट को हम ट्रेवल करवाते हैं, लाइट को बेंड करवाते हैं। ये फिजिक्स का प्रिंसिपल जो है ना, लाइट की बेंडिंग, वो यहाँ फाइबर में काम आई है, नहीं तो नहीं होता ये सब काम। ठीक है, तो फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से लाइट बेंड हो जाता है। ठीक है, बेंड करवा देते हैं, कैसे करवाएंगे हम वो बाद में देखेंगे। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, ये सिंपल सी बात है कि किसी भी सरफेस पे हम एक कोट कर देते हैं जिससे वो रिफ्लेक्ट ना होता है। इसके बारे में भी पढ़ाऊंगा मैं आगे जाके। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमारे जो जनरली माइक्रोस्कोप है, जो जिसको तुम लैब में अपने जगह देखते हो, ये
कुछ हद तक ही हमें छोटी से छोटी चीजें बता सकते हैं, 10⁻⁻⁶ तक, ठीक है, वो क्या होता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन उससे छोटी चीजों के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, तो उससे छोटी चीजों के देखने के लिए हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया, जो कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इसको याद रखना कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम करने का क्या तरीका है। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है। क्या बोल दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, उसके पास वेव नेचर क्या है, ये एक राज की बात है, मैं आगे कभी रिवील करूंगा कि हर मटेरियल के पास भी वेव नेचर है और हर वेव के पास भी मटेरियल नेचर है। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, तुम चैनल से जुड़े रहो तो मैं जरूर समझाऊंगा कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, याद रखना, ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अब हमारा एक आता है फोटोसेल। फोटोसेल के बारे में जानते ही होंगे, क्या है वो जो हमारे सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, हाँ वही है। और वो काम किस पे करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओ याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी, ठीक है, अभी कुछ चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। फ्यूजन टेस्ट रिएक्टर, ठीक है, ये भी एक टेस्ट रिएक्टर है, इसके बारे में तुमने नहीं पढ़ा है, इसमें मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है, तो कुछ बातें जो तो अब तक तुम जानते हो उनसे थोड़ा मैं बातें पर्दा हटाऊं, कि तुम क्या जानते हो कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, 3, ओके, 5 होते, 5 याद रख लो। कौन कौन से भाई, एक तो ऐड कर लो कि जैसा कि मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, प्लाज्मा को पहले ले लेते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं ना, चार्ज पार्टिकल क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, हाँ, उसको जब हम एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट मतलब क्या, बहुत तेज भगाते हैं, ठीक है, बहुत तेज भगाते हैं, बहुत ज्यादा तेज, कितना तेज, लाइट की स्पीड के अराउंड उतनी ज्यादा नहीं, लाइट की स्पीड मतलब 60% ऑफ लाइट की स्पीड, 80% ऑफ लाइट, इतनी स्पीड से जब भगाते हैं तो वो मैटर के हमारे किसी स्टेट में नहीं रहता, तो उसको हम एक नया स्टेट का नाम देते हैं और उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेटेड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, चौथा स्टेट कहेंगे, प्लाज्मा, ठीक है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। 5th क्या है वो मैं अभी थोड़ी दूर में बताता हूँ, ठीक है, ठीक है। और जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये भी एक चीज है जो हमें देखने को मिलता है, टेलीस्कोप, ये क्या है, डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव, ये इस पे बना हुआ है, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, मैं तुम्हें बता दी कि जो भी मैं बात कर रहा था 5 स्टेट के, तो उसमें 5वां स्टेट बोस आइंस्टाइन है, ठीक है। ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो लेजर बीम और मैग्नेटिक फील्ड लगा के हम एटम को ठंडा करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो देखो ये 5वां स्टेट है, 4था स्टेट प्लाज्मा, ठीक है, 5वां स्टेट बोस आइंस्टाइन, पीछे वाला था नाम तुम्हें जान पहचान लग रहा होगा, आइंस्टाइन, ठीक है। तो चलो थोड़ा आइंस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन फिगर को पहचान लो, शायद मैं फिर कंफ्यूज हो रहा हूँ किस साइड आएगा, हाँ इस साइड ही आएगा, हाँ ठीक है, इस साइड अगर आएगा तो आइंस्टाइन को देख लो, इनको जानना जरूरी है, ये अंकल हमारे बहुत फेमस है, ये अपने इतिहास के टाइम के, उस टाइम के जब ये अपने चरम सीमा पे थे तो बहुत ज्यादा फेमस थे ये, ठीक है। 1905 की बात कर रहा हूँ मैं, इनका जन्म 1879 में हो गया था जर्मनी में, और इन्होंने 1905 में अपने मतलब ये मैं कहता हूँ कि ये इतिहास के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट में आते हैं, ठीक है, इनके बारे में तुम जानते हो, काफी कुछ जानते होगे, ठीक है। लेकिन ऐसा क्या किया इन्होंने जिनकी वजह से ये इनका इतना बड़ा नाम है, तो 1905 में इन्होंने हैरत अंगेज काम कर दिया था, 3 पेपर पब्लिश किए थे बैक टू बैक, और तीनों पेपर ऑसम, एकदम गजब। क्या किया था उन्होंने, देखो जो पहला पेपर इन्होंने पब्लिश किया था, ठीक है, वो बताता था कि अब मतलब कि बताता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, उन्होंने लाइट की एक पार्टिकल का नाम बताया कि लाइट जो है वो बहुत छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बना है, और उस पार्टिकल का नाम क्या है, फोटोन। फोटोन नाम से जानते हैं उसको, लाइट क्वांटा कह दिया था, लाइट की एक छोटी सी पार्ट, ठीक है, लेकिन अब हम फोटोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो वो फोटोन के बारे में उन्होंने बताया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पूरा समझा दिया, अच्छे से प्रूफ कर दिया, और जो कि क्या था, वेव थ्योरी नहीं कर पाई थी। तो इन्होंने कहा फर्स्ट पेपर ये धमाकेदार। दूसरा पेपर इन्होंने पब्लिश किया वो ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में किया, इसके बारे में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो इन्होंने दूसरा पेपर भी खतरनाक काम कर दिया था। तीसरा पेपर जब इन्होंने पब्लिश किया, उसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया, वो क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो नई थ्योरी को जन्म दिया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बात करता है कि हमारी स्पीड, हमारा लेंथ,
हमारी चीजें, सब चीज किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे डिपेंड करती है। हम जितने लंबे दिख रहे हैं या कोई भी मटेरियल जितना लंबा दिख रहा है, जितना भी मास है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है? स्पीड पे। अब ये बात शायद तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में इसको, नेक्स्ट चैप्टर में इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है, कि हमारी लेंथ वगैरह का स्पीड से क्या मतलब, ठीक है। तो अब मास का मतलब, मास ये स्पीड से क्या लेना देना मतलब है, इन सब का लेना देना स्पीड से। अगर हमारी स्पीड कम होती है तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर स्पीड बढ़ जाए तो फर्क पता चलेगा। तो ये सब बातें उन्होंने कही, और उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे भी बताया, ठीक है। तो ये सब काम हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन के थे, तो ये काफ़ी फेमस थे। अब देखो, अब एक हमारे पहली बात ये आती है कि आइंस्टाइन फेमस थे उस टाइम में, लेकिन उस टाइम में एक और साइंटिस्ट थे जो बहुत फेमस थे, और वो थे अपने इंडिया में सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस के नाम से तुम इनको जानते होगे शायद, मैं तो बहुत अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। हाँ, जान पास में ही रहते थे, ठीक है, कलकत्ता के थे ना, मैं भी उधर का ही, ठीक है। तो क्या थे, तो इनके बारे में ये बात है कि ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट थे, और इनके बारे में बताया जाता है कि ये भी, इन्होंने मतलब कि प्लैंक्स लॉ पे बहुत ज़्यादा काम किया। और इन्होंने क्या बताया कि जो हमारी लाइट है, जो लाइट है वो पार्टिकल्स की, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स की गैसेस हैं। और इन्होंने एक डेरिवेशन की जिसको क्वांटम स्टैटिक के नाम से जाना जाता है। क्वांटम स्टैटिक, क्वांटम मैकेनिक्स सुना होगा, लेकिन क्वांटम स्टैटिक मतलब कि चीजें रुकी रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब रुकी रहेंगे तो क्या होगा। ये चीज किसने बनाई थी? SN बोस ने, और इस पर एक डेरिवेशन किया था, और डेरिवेशन करके इन्होंने आइंस्टाइन को भेजा, और आइंस्टाइन ने इनको देखा और इनके काम को समझा कि कितना इंपॉर्टेंट काम है ये। फिर उन्होंने अपने लैंग्वेज में पब्लिश करवाया, और फिर उन्होंने एक चीज बताई कि एटम को जब बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स को हम बहुत ज़्यादा ठंडा कर दें, ठीक है, तो वो एक ऐसे स्टेट पे चला जाता है, हाँ, वो एक ऐसे स्टेट पे चला जाता है जब वो किसी भी फेज में नहीं रहता। ये हमारा 5वां स्टेट्स ऑफ मैटर बना। हाँ, बोस आइंस्टाइन, इन्हीं दोनों के नाम पे रखा गया है, बोस आइंस्टाइन, ओके। तो याद रखना कि हमारे सत्येंद्र नाथ बोस भी किसी से कम नहीं थे, उन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर काम किया था। गूगल पे सर्च करो, देखो, इनके बारे में पढ़ो, और कुछ मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये थे हमारे 2 साइंटिस्ट जो काफी अच्छे, ठीक है। ऐसे हम और भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे टाइम टू टाइम आते आते, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फिजिक्स का काम है नेचर की चीजों को स्टडी करना। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स का काम क्या है? नेचर की चीजों को स्टडी करना, नेचर में जो फिनोमिना हो रहे हैं उन सबको स्टडी करना। ये किसका काम है? ये फिजिक्स का काम है। और किस पे करना? ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसका एनालिसिस करना, ये सब काम फिजिक्स का है, ठीक है। और फिजिक्स ने कुछ लॉ बना रखे हैं इस नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए, ठीक है। तो उस लॉ का नेचर क्या है, जो भी लॉ बने हुए हैं उस लॉ का नेचर क्या है वो हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं जो हमारे फोर्सेस हैं, ठीक है, जो हमारे फोर्सेस हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तुमने भी फोर्सेस के बारे में जानते होगे, ठीक है। तो तुम फोर्सेस को क्या समझते हो? फोर्सेस वही मतलब कि फोर्सेस का मतलब है किसी चीज को पुश करना, पुल करना, चलाना, मोड़ना, तोड़ना, जो भी काम में आए, ठीक है। तो ये सब चीजों को तुम जानते हो अच्छे से कि फोर्सेस इन कामों में आ सकते हैं। तुम जानते हो ये सब चीजें। तुम क्या जानते हो? अपनी मन की बात लिख के बताना जरा, मन की बात, ओके। डिसलाइक मत करना वीडियो फिर मन की बात की तरह, ठीक है। अपनी मन की बात नीचे लिख के बताना कि तुम फोर्सेस से क्या समझते हो, और कुछ ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, अगर गलत भी लिख दो तो कोई इश्यू नहीं है। हमारे ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, नाम सुना होगा, उन्होंने भी फोर्सेस के बारे में कुछ गलत ही अज्यूम कर लिया था, ठीक है। तो चलो अब हम फिजिकल वर्ल्ड की कुछ फिजिक्स फॉर्मूला को और मतलब फिजिक्स के लॉ को देखते हैं, और देखते हैं नेचर क्या है फोर्सेस का, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। हम डेली लाइफ में बहुत सारे टाइप के फोर्स से क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। जैसे क्या? तो वी एनकाउंटर सेवरल काइंड ऑफ फोर्सेस, मस्कुलर फोर्सेस, ठीक है। मतलब मस्कुलर फोर्सेस क्या है? ये फोर्सेस जो हमारी बॉडी को अट्रैक्ट करती है तब होती है। जैसे कि अगर मतलब मैं बताऊं तो हमारे मसल्स में कुछ लेयर्स है जो आपस में आगे पीछे होती है और फिर वो फोर्सेस लगा पाती है, ठीक है। तो वो कॉन्टेक्ट फोर्सेस बिटवीन बॉडीज, ठीक है। फ्रिक्शन, दो बॉडीज के बीच में फोर्सेस, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मतलब कोई रस्सी, अगर उसको खींच के रखो तो उसके अंदर भी एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसको हम टेंशन कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी सॉलिड को किसी पानी के ऊपर
दबाते हैं तो उस पर एक बायोंसी फोर्स लगती है, और जब किसी सॉलिड को हम पानी में चलाते हैं तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगती है। ऐसे करके हम न जाने कितने फोर्सेस से डेली इंटरेक्ट करते हैं। और मैं बताता हूं, जैसे कि फोर्सेस ड्यू टू टेंशन इन लिक्विड, ठीक है, दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व चार्ज एंड मैग्नेटिकल बॉडी इन माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। मतलब क्या बात है कि हमारे जो एटम के अंदर प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है बाहर, उनके बीच में भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन आपस में रिपेल करते हैं, ये पता है तुम्हें यार कि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, लेकिन फिर भी सारे प्रोटॉन इकट्ठा एक साथ कहां रह रहे हैं, न्यूक्लियस में रह रहे हैं। ये कैसा हो रहा है? भगा नहीं रह गया एक दूसरे को, ठीक है। और ये भी तुम्हें पता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन कूद के नहीं आ जाता अंदर। सवाल आया कभी दिमाग में? आया तो ठीक है, चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं बहुत सारे फोर्सेस को देख लिए हमने, इतने सारे फोर्सेस देख लिए भाई। तो एक देखो ये फोर्सेस, ये अगर ये मेरा पेन है, ठीक है, इस पेन में क्या बात है, मैं यहां पे पकड़ता हूं तो ये सारे पार्टिकल्स नीचे नहीं गिरते, इन सब में एक फोर्स लगा हुआ है, ये इंटर एटॉमिक फोर्स है। मतलब हजारों टाइप के फोर्सेस हमें देखने को मिल जाते हैं डेली लाइफ में। हाँ, तो वही बात है कि फिजिक्स में मैंने क्या बोला था पहले, अभी लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, कि हम चीजों को इस टाइप से पढ़ेंगे कि वो एक ही लॉ से डिफाइन हो रहा हो। तो भाई बोला गया कि भाई इतने सारे फोर्स तुम नहीं पढ़ रहे, एक फोर्स बताओ मुझे जिससे सारे काम हो जाए। तो बोला वो तो बनाना पड़ेगा तुम्हें। तो कैसे बनाएंगे? तो बोला देखो सबके बारे में जानो, देखो कि सब जगह एक ही है या नहीं है। तो बोला कैसे? तो पढ़ो उनके बारे में। तो बोला चलो, और उन्होंने पढ़ा, उन्होंने किया, और उन्होंने हमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस दिए। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? ओके, पहले कैसे हम करेंगे सबको फोर्सेस को। तो हमने क्या देखा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस, अब इसको रोक के रखो, फिर हम बात करते हैं कि हम फोर्सेस को यूनिफाई कैसे करेंगे। अ ग्रेट इनसाइट ऑफ द 20th सेंचुरी फिजिक्स इज दैट दीज डिफरेंट फोर्सेस अकरिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एक्चुअली अराइज फ्रॉम ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। मतलब वही जो बात मैंने अभी कही कि जो सारे फोर्सेस नेचर में हमें देखने को मिलते हैं वो अलग अलग नहीं है, वो कुछ एक फंडामेंटल फोर्स है, उनसे ही उनके ही डेरिवेशन है। अब वो कैसे है, जैसे कि एग्जांपल में बताऊं कि स्प्रिंग में जो लगने वाला टेंशन था और इलास्टिक में लगने वाला जो टेंशन है, वो सब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही है, हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा है? बोला वो फोर्स जो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन में काम में आता था, जो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन में काम में आता था, हाँ वही वाला फोर्स का है। लेकिन इसकी डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये इसी से ड्राइव होके आए हैं। कौन? हाँ, जो टेंशन है और जो इलास्टिक फोर्स है वो किसके पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का ही हिस्सा है दोनों, ठीक है। तो चलो, अब हमने क्या बोला कि वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ठीक है। वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस क्या है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 हमारे फंडामेंटल फोर्स है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इसके बारे में तुम अच्छे से जानते हो, बचपन से सब कुछ बताया जाता है कि भाई इसको ऊपर फेंका, नीचे आ गया, क्यों आया? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, ये अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो ये जानते थे कि अर्थ चीजों को खींच रही ग्रेविटेशन की वजह से, लेकिन असल में जो ग्रेविटेशन है वो कहता है कि 2 मासेस के बीच में आपस में एक फोर्स लगती है। वो फोर्स क्या है? तो बोला वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये बहुत दूर तक काम करता है, और इनका मेनली काम है अट्रैक्शन का, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये काम करता है ये फोर्स, ठीक है। इसका कोई मतलब फिक्स रेंज नहीं है कि यहाँ के बाद काम नहीं करेगा, ये इनफाइनाइट रेंज में काम करता है। हाँ, जो जितना दूर होगा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और यही फोर्स है जिसने पूरे यूनिवर्स को होल्ड करके रखा है। ये सन और अर्थ एक ही डिस्टेंस पे क्यों है? ये भाग क्यों नहीं जाता, ये आपस में चिपक क्यों नहीं जाते, ठीक है। और ये गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? तो इसकी वजह है ग्रेविटेशन, ठीक है। जब यूनिवर्स बना तो दो चीजें पैदा हुई थी, 2 चीजें, हाँ, वो क्या था? ग्रेविटेशन और स्पीड। अगर दोनों की चीज में अगर माइन्यूट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी डिले होता तो यूनिवर्स बनता नहीं। हाँ एग्जैक्टली, अगर दोनों एक साथ नहीं आते, थोड़ा सा भी आगे पीछे होता तो यूनिवर्स नहीं बनता। अगर ग्रेविटेशन पहले आ जाता तो ये पूरी यूनिवर्स सिमट जाती वापस से और नेबुला बन जाती, जिसमें धमाका होकर बिग बैंग हुआ था, ठीक है। और अगर स्पीड पहले आ जाता तो ये सब फैल के बहुत दूर फैल चुके होते, फिर भी ये यूनिवर्स नहीं बनता। तो ये यूनिवर्स बहुत ही प्लान्ड बना है, ठीक है। तो ऐसे तुक्का वाली बात तो मैं मानता नहीं कि एक दिमाग हो जिससे सब कुछ कर दिया, ठीक है। कोई तो है जिसको ने बनाया है, ऐसा नहीं होता यार कि सब चीजें एकदम प्लानिंग से सटीक बैठ जाए। जब तक कोई मास्टरमाइंड ना हो ये काम होते नहीं है, ठीक है। खैर चलो, यही सी बात से, और इसी ने पूरा स्टार्स वगैरह सबको
एक यूनिवर्स में बाइंड करके रखा हुआ है, ये फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स सबसे पॉपुलर फोर्स है और शायद वीकेस्ट फोर्स भी है, ये सबसे कमजोर फोर्स है, बाकी सब फोर्सेस में अभी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ देता हूं एक बार, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। वो अपने मासेस की वजह से उनमें लगने वाला फोर्स होता है। इट इज यूनिवर्सल फोर्स, ये हर मासेस के बीच में लगेगा। एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। हमारे पास जो भी मासेस रखे हुए हैं, हम सब की वजह से हम पे एक अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा, हाँ ज्यादा नहीं है, इस वजह से पता नहीं चल रहा हमें, लेकिन लग सब कोई लगा रहा है, हर कोई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है। ऑल ऑब्जेक्ट मतलब जो अर्थ पे रहते हैं वो सबको ऑब्जेक्ट को क्या अर्थ की वजह से ग्रेविटेशन पुल लगता है, जैसे ही वजह से ये नीचे गिर गया था अभी, ठीक है। ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। जो हमारे सैटेलाइट है, जो मून है, वही ग्रेविटी की वजह से हमारे अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स द मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग टू द अर्थ, जो भी चीजें अर्थ पे गिर रही है वो इसी की वजह है। इट प्लेज अ की रोल इन लार्ज स्केल फेनोमेना ऑफ द यूनिवर्स सच एज फॉर्मेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज एंड गैलेक्टिक कलेक्शन। जो भी चीजें बन रही है, स्टार बन रहे हैं, गैलेक्सीज बन रही है, सब किस वजह से बन रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अभी मैंने बताया, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, ये हर जगह देखने को मिलता है। हाँ वो पॉपुलर फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये हमारे हर चीज में, जो हम चीजों को पकड़ के मैं लिख पा रहा हूँ, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हो पा रहा है। मैं चल पा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैं चीजें उठा के अपने सर पे रख पा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। ये फोर्स, ये गिरा मेरे इस पे, ठीक है, हाथ पे, और इसके ऊपर मैंने बैलेंसिंग फोर्स लगाया अपने हाथ के, जिसको नॉर्मल रिएक्शन या बोलते हैं कि जैसे मैं कहता था कि ये फोर्स लगा रहा है और तो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, तो बदले में हमारे हाथ ने भी इस पे एक फोर्स लगा दिया, ये हम कहते थे ना। तो हाथ ने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स कौन सा है? हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अगर मैं बता दूं तुम्हें कि अगर इसने ये फोर्स नया लगाया होता ना, तो ये इस पेन की वजह से मेरा हाथ नीचे दब जाता, मैं दब जाता नीचे, उठा ही नहीं पाता कभी इसको। अगर साफ बताओ कि अगर ये फोर्स ना होता तो तुम 2 ग्राम का सब्सटेंस भी हाथ में नहीं उठा सकते थे, 2 ग्राम भी ज्यादा बोल देना, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके बीच में काम करेगा? चार्ज पार्टिकल के बीच में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में काम कर रहा था? मासेस के बीच में, ठीक है। लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओवर अ लार्ज डिस्टेंस। ये भी लार्ज डिस्टेंस तक काम करता है, जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स करता था, ठीक है। एंड डज नॉट एनी इंटरवीनिंग मीडियम, और इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, उसको भी मीडियम की जरूरत नहीं थी, इसको भी मीडियम की जरूरत नहीं। मीडियम क्या है कि अगर चार्जेस के बीच में कोई मीडियम नहीं है तो क्या ये फोर्स नहीं लगेगा? जैसे एयर है अभी और एयर हट जाए तो क्या ये फोर्स अभी काम करेगा? तो हाँ फोर्स काम करता रहेगा, ठीक है। इट इज एनॉर्मसली स्ट्रॉन्ग कंपेयर टू ग्रेविटी, और ये ग्रेविटी के कंपेयर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तो बोलता है 10 की पावर 36 टाइम्स। कितना? 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है। 10 की पावर 36 लिख सकते हो क्या? लिख के देखना, 10 के आगे ना 36 जीरो लगाना, इतना बड़ा है, ठीक है। और क्या बात है, स्ट्रॉन्ग बिकॉज फॉर एनी फिक्स डिस्टेंस, किसी भी फिक्स डिस्टेंस के लिए, ठीक है, दोनों के लिए फिक्स डिस्टेंस रखो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 की पावर 36 टाइम्स बड़ा है। इट इज मेनली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दैट गवर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, मॉलिक्यूल्स है, एंड द डायनेमिक केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिकल थर्मल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, जितने भी तुम्हारे एटम के स्ट्रक्चर, जितने भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ किसी वजह से बने हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से बने हैं। तो याद रखना कि अगर फिजिक्स, मेनली जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मेनली फिजिक्स है, इसीलिए उसका एक ब्रांच भी है फिजिकल केमिस्ट्री करके, जहां पे हम एटम, मॉलिक्यूल और उनके बीच के एनर्जी रिलेशंस को बात करते हैं। मतलब केमिस्ट्री में भी फिजिक्स है। अच्छा, तो केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो फिजिक्स तो अच्छी करनी पड़ेगी ही भाई। हाँ बेशक, फिजिक्स नहीं छोड़ के जा सकते। बायो वाले हो, बायो सोचो, बायो में फिजिक्स नहीं है, ओके चलो थोड़े से बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले कह दिया था मस्कुलर फोर्स, ओहो फोर्स, ठीक है। अगर एक साइड ज्यादा लग गया तो स्ट्रेन आ जाएगा। अच्छा, गर्दन मुड़ जाती है कभी कभी, फोर्स ज्यादा लग जाता है तो ऐसे हो जाती ना, स्ट्रेन आ जाता है गले में, फोर्स एक साइड ज्यादा लग जाता है। अच्छा, तो वहां पढ़ना पड़ेगा, तो मुझे डॉक्टर बनना है अगर, तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, और क्या सेल्स देखना चाहते हो? तुम्हारे पास तो स्कोप, माइक्रोस्कोप ही नहीं है, अपना थोड़ी है तुम्हारा, तुमने तो फिजिक्स वालों से लिया। उसको ऑपरेट करने के लिए फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, लेंसेज के बारे में जानना पड़ेगा कि लेंसेज के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल डिस्टेंस क्या होती है, तब चीजों पे तुम फोकस कर पाओगे। ऐसा आसान काम थोड़ी है।
फिजिक्स को छोड़ के जाना, फिजिक्स को छोड़ के जाओगे, साइंस चुप पढ़ो, ठीक है। विच वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज है, हाँ बात क्या है कि जैसे कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था वो हमेशा अट्रैक्टिव था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात क्या है कि वो अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी होगा। ओके, अब हमारी बात आती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात क्या है, देखो जैसा कि मैंने अभी बात की थी तुमसे कि प्रोटॉन प्रोटॉन इकट्ठा रह रहे हैं वहां पे, कहां पे, न्यूक्लियस में, ठीक है। कैसे, तो बोला इस फोर्स की वजह से। ये फोर्स बहुत ही छोटे रेंज पे काम करता है, 10 की पावर -15, याद रखो कितना, 10 की पावर -15, इतनी रेंज पे काम करता है, और ये अट्रैक्शन का काम करता है, ठीक है। हाँ, ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। इट इज एविडेंट दैट विदाउट सम अट्रैक्टिव फोर्स अ न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल रिपल्शन बिटवीन इट्स प्रोटॉन। तुम्हें पता है प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन लगता है और ये दोनों भाग जाते हैं, एक दूसरे दूर हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ओके, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स। द बेसिक फोर्स मस्ट देयरफॉर बी इन्वोक्ड। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फोर्सेस। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है चारों फंडामेंटल फोर्सेस में। अभी तक वीकेस्ट कौन था, हाँ सही, कौन सा, ग्रेविटेशनल, एग्जैक्टली, ग्रेविटेशनल सबसे वीकेस्ट था, उससे स्ट्रॉन्ग कौन था अभी तक में, हाँ उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पे रख दो, ठीक है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, और 100 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी। इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट एंड एक्ट्स इक्वली, मतलब कि ये चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज से कोई मतलब नहीं है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी जितना इंटरेक्शन रखता है, और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी इंटरेक्शन रखता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी इंटरेक्शन रखता है। इसी की वजह से ये फोर्स वहां पे पॉसिबल है। ये बहुत छोटे डायमेंशन का फोर्स है, जैसा कि मैंने पहले बताया, 10 की पावर -15। तो एक बात याद ध्यान से रखना कि ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता जो उसके बाहर घूम रहा होता है, ये बात याद रखना कि ये फोर्स सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर रखता है, न्यूक्लियस के बाहर निकलते ही इतना कम हो जाता है कि ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगला आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम जानना चाहें तो जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे मतलब एटॉमिक नंबर्स पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो तुमने ये जब पढ़ा होगा तो देखा होगा कि धीरे धीरे प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाते हैं तो कुछ एक टाइम आता है कि न्यूक्लियस का साइज ना बड़ा हो जाता है। न्यूक्लियस का साइज बड़ा हो जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो वीक हो जाता है, मतलब कि आखिरी वाले पार्टिकल्स तक ढंग से नहीं लग पाता, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। मैंने क्या बताया कि बहुत कम डिस्टेंस पे काम करते हैं, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ये इतना कम हो जाता है, और फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करता है और वो उसको रिपेल करके न्यूक्लियस के कुछ टूटे हुए हिस्से को बाहर कर देता है। कुछ हिस्से होते हैं न्यूक्लियस के, क्या होते हैं वो जनरली न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे वो क्या चीज होता है, हाँ वो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, हाँ ये सब बातें, न्यूक्लियस में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, होते हैं, वही रेडियो एक्टिविटी में बाहर आते हैं, बीटा डीके कहते हैं उसको। तो बीटा डीके के दौरान कुछ चीजें निकल के बाहर जाती है, तो उस वक्त हमारे न्यूक्लियस के बीच में और उस पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, ठीक है, वही फोर्स हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स अपीयर्स ओनली इन सर्टेन न्यूक्लियर कंडीशन सच एज बीटा डीके ऑफ न्यूक्लियस। इन बीटा डीके द न्यूक्लियस इमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रिनो, मैंने अभी बात की, ठीक है। द वीक न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट एज वीक एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ये इतना कमजोर नहीं है जितना कि तुम ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना कि तुम इसको समझ रहे हो नाम से, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, बट मच वीकर देन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये उन दोनों से कम है। तो अगर मैं सबसे मतलब वीकेस्ट फोर्स का नाम लूं तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके ऊपर कौन रखूंगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। उससे ऊपर कौन रखूंगा, क्या बोला, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उससे ऊपर फिर हम किसको रखेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, ठीक है। तो ये इस टाइप से है, और ये भी बहुत कम डिस्टेंस तक काम करता है, 10 की पावर -16 तक, ठीक है। तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, ठीक है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में सिर्फ 2 फोर्स काम करते हैं, वो कौन है, हाँ ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ चीजें हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कैसी होती है, कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मान लूं कि इसकी स्ट्रेंथ 1 है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ होगी 10 की पावर -39, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स 10 की पावर -39 कम होता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत लंबे रेंज तक काम करता है हमारा, ठीक है, कितना, 10 की पावर मतलब इन्फिनिटी तक काम करता है, ठीक है। और ये क्या है, ऑपरेट करता है तो ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ये किस पे काम करता है, मेनली बात है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो बोला कि सब ऑब्जेक्ट जितने भी है यूनिवर्स में सब पे काम करता है।
फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा स्ट्रांग आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वो कितना होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ अगर कंपेयर टू स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स बताऊं तो 10⁻⁻13 होता है, और ये भी बहुत कम डिस्टेंस तक काम करता है 10⁻⁻16 तक। और ये किस पे काम करता है, हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और कुछ पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन से, जो न्यूक्लियस से टूट के निकलते हैं। क्यों टूटते हैं वो मैंने बताया, साइज बड़ा हो जाता है तो फोर्सेस का इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमने बताया कि ये भी बहुत दूर तक काम करता है, और ये बेसिकली, अब तुम ये पूछ सकते हो कि ये स्टार वगैरह पे क्यों नहीं लगता, तो मटेरियल जो है, जो अर्थ एज अ होल पूरा न्यूट्रल है, तो चार्ज पार्टिकल ही नहीं, चार्ज ही नहीं है। हाँ इसके अंदर चार्ज है लेकिन ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्टार्स पे नहीं लगता, ठीक है। और ये किस पे काम करता है, चार्ज पार्टिकल पे सिर्फ काम करता है, और इसकी भी डिस्टेंस इनफाइनाइट तक है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है उसकी स्ट्रेंथ मैंने 1 मानी थी, ठीक है। और ये क्या है कि ये भी कम डिस्टेंस तक काम करता है 10⁻⁻15 तक, और ये किस पे काम करता है, न्यूक्लियॉन्स पे। न्यूक्लियॉन्स कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब के बीच में लगता है, ठीक है। और मैं एक बार वो बना दूं कि फोर्सेस का वो क्या कहते हैं उसको, कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे है आपस में। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, लेजर पॉइंटर नहीं, सॉरी पेन लेता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो मैं लगाऊंगा वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। इससे कम स्ट्रॉन्ग कौन है, तो इससे कम स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और उससे कम स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग है वो कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। तो ये ठीक है, तो इसको स्ट्रेंथ को नोट करके रख लेना, और 4 हमारे फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर है, ठीक है। तो इसके बाद ये बात तुम पूछ सकते हो, खत्म करते हैं, रुक जाओ, कि इन सबको यूनिफाई करने की कोशिश नहीं की गई, तो बोला किया गया। ऐसा नहीं है कि इनको हमने यूनिफाई करने की कोशिश नहीं की, किया गया है, और बहुत सारे अटेम्प्ट हमने किए हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और क्या नाम है हमारा, हाँ वीक न्यूक्लियर फोर्स को मिला के एक फोर्स बनाया है, जिसको अब कहते हैं इलेक्ट्रो वीक फोर्स, ठीक है। अब उसको किया जा रहा है, ठीक है। आइंस्टाइन ने बड़ी कोशिश की थी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनको एक कर दिया जाए। और बेसिकली मैं भी ये मानता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक ही फोर्स से हैंडल हो रहे हैं, और सबको मिला के एक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पाया, हमारे पास सफिशिएंट डेटा हो नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने अभी फिलहाल इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और वीक न्यूक्लियर फोर्स को मिला के एक फोर्स बना लिया, इलेक्ट्रो वीक फोर्स। लेकिन अगर तुम्हें एग्जाम में पूछा जाता तो तुम्हारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा गया, तो उसी बेस पे हम बताएंगे। तो आज का सफर हमारा यहीं पूरा होता है, तो आगे के लेक्चर देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।